तो यार अगर अभी तक आप लोगों को ये लगता है दी बॉयज एक और सिटकॉम कॉमेडी शो है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दी बॉयज का फाइनल सीजन एक्चुअली में पावर कंट्रोल और मैनिपुलेशन का अल्टीमेट वर्जन है। सीजन की स्टार्टिंग ही एक ऐसे टोन के साथ होती है जो क्लियर कर देता है कि अब कोई भी लिमिट्स नहीं रहेंगी। बोर्ड की शेयर होल्डर मीटिंग में पब्लिक इमेज, प्रोपेगेंडा, ये सब कुछ एक स्टेज पर बन रहा है। उसके साथ साथ एनी डिस्गाइज में आते ही फ्लाइट 37 की फुटेज रिलीज कर देती है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके ऊपर सिस्टम का रिएक्शन क्या होता है। और सिस्टम का रिएक्शन, ये वीडियो ही मेरी नहीं है। ये वीडियो किसकी है? टेम्पर है। यहाँ शो सीधा तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता है कि आजकल के टाइम पे सच की कोई वैल्यू नहीं है। सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव कंट्रोल का है। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हो तो तुम रियलिटी कंट्रोल कर सकते हो। तो यार अब बात करते हैं हमारे फेवरेट होमलैंडर की, क्योंकि पूरा का पूरा सीजन उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पहले जहां पर वो बहुत ज्यादा मैडनेस की तरफ जाता था, अब वो बहुत ज्यादा कंट्रोल केओस की तरफ जा रहा है। वो चाहता है कि लोग उसकी वर्शिप करें। वो लिटरली अपने आप को एज अ जीसस रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वो दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा है और दूसरी तरफ वो सबसे ज़्यादा इमोशनली वीक और अकेला है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि एट द एंड लोग उसे अकेला क्यों छोड़ देते हैं, या फिर वो इतना ज़्यादा इमोशनली वीक क्यों है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये उसकी इनसिक्योरिटीज ही है जो कि उसको सबसे ज़्यादा डेंजरस बनाती है। अब वॉट का जो पूरा सिस्टम है, स्पेशली हमारी सेज का कैरेक्टर, ये पूरा का पूरा डिसइंफॉर्मेशन की मशीन को रिप्रेजेंट करता है। वो हर चीज को स्पिन करना चाहती है। अगर कोई स्कैंडल सच में सामने आ जाए तो वो उसको एआई करार दे देती है। और यहाँ पर जो टीनेज किड्स को यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर डांस करने का तरीका था, ये सिर्फ कोई कॉमेडिक रिलीफ नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट है कि चाहे चीजें जितनी भी सीरियस हो जाएं, उनको एआई और टीनेज किड्स की कॉमेडी के जरिए रिवर्स किया जा सकता है। तो यार बुचर का कैरेक्टर सबसे ज्यादा मॉरली ग्रे कैरेक्टर बन चुका है। पहले वो बहुत ज्यादा रूथलेस था, लेकिन अब वो लिटरली अपने फादर को ही टॉर्चर करने के लिए जा रहा है। किसके लिए? रिवेंज के लिए। और ये शो डेलिबरेटली हमें ये चीज दिखाता है कि बुचर और होमलैंडर के बीच की लाइन काफी ज्यादा ब्लर होती जा रही है, क्योंकि दोनों ही अलग रीजंस की वजह से मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि बुचर के पास जो पावर है वो एक्चुअली उसकी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसका ट्यूमर ही उसका पावर सोर्स है। मतलब उसके अंदर का जो कैंसर है वही उसकी स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर ये एज अ मेटाफोर भी यूज कर सकते हैं कि उसकी नफरत ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। अब कैंप वाला सब प्लॉट देखते हैं। ये फ्रीडम कैंप्स बिल्कुल ही नहीं लगते, ये स्ट्रेट अप कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं। और यहाँ पर शो बिल्कुल भी सेटल नहीं रहता। ये क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम लोगों को कंट्रोल किस तरीके से करता है। यहाँ पर ह्यूई, एमएम, फ्रेंची सब के सब अपनी अपनी सर्वाइवल मोड में है। फ्रेंची जो कि अब तक का मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है, डीप की बुक के अंदर ड्रग्स स्मगल कर रहा है। एमएम यहाँ पर फाइट्स पिक करते हुए नजर आता है और हुई वही सब कुछ कर रहा है जो कि वो ऑलरेडी करता है, लोगों को प्रोटेक्ट करना। ये सब हमें दिखाता है कि सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है, मोर्टेलिटी उसके साथ साथ नीचे जा रही है। तो यार इसके बाद आता है इस सीजन का सबसे ज्यादा इमोशनल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट, जहां पर ए ट्रेन ना सिर्फ अपने आप को रिडीम करता है बल्कि वो प्रॉपर क्विक सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर वो एक्स-मैन अपोकलिप्स वाला सीन रेप्लिकेट करता है। ना सिर्फ वो ह्यूई को बचाता है, उसके अलावा वो एक लड़की को भी बचाता है, जो कि हमें सिग्निफाई करता है कि सीजन 1 का एपिसोड 1 जहां से स्टार्ट हुआ था, लाइक वो लिटरली ह्यूई की गर्लफ्रेंड के अंदर से निकल के बाहर चला जाता है और ह्यूई के हाथ में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ बचते हैं। यहाँ पर वो नॉर्मली लोकल चलती हुई एक लड़की को बचा रहा है। हमें पता चलता है कि ए ट्रेन का जो सेक्रीफाइस है ये एक बहुत ज़्यादा हीरोइक मोमेंट के होने के साथ साथ उसका रिडेम्पशन भी है। और जब वो होमलैंडर के सामने हंस रहा होता है तो वो एक्चुअली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट है, क्योंकि ना सिर्फ ये चीज़ होमलैंडर को फिजिकली डैमेज करती है बल्कि इमोशनली भी उसको तबाह करके रख देगी। और इसके बाद हम देखते हैं एशली का, जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। उसको पावर्स तो मिलती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड तरीके से। उसका एक लिटरली सेकंड हेड ग्रो हो चुका है जो कि टेलीपैथिक है। ये सिर्फ वियर्ड विजुअल्स नहीं है, ये शो का टिपिकल डार्क सटायर है, क्योंकि पावर्स तो मिलती ही हैं लेकिन उसके साथ साथ डिफॉर्मिटी भी आती है। और वो अब वीपी बन चुकी है, मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम ही मॉन्स्टर्स के हाथों में है।
टीनेज किक्स का पूरा सेटअप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पैरोडी है। सुपर हीरोज यहाँ पर सेवियर्स नहीं बल्कि वही किलर्स हैं, बल्कि वो तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जबकि वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ये सारी चीजें करते हुए। और ये दिखाता है कि कैसे हीरो कल्चर भी अब कॉमेडीफाई हो चुका है। कॉमिको का कैरेक्टर आर्क यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और मुझे लगता है कि इनके शो रनर एरिक क्रिप्के ने ये मीम जरूर देखी होगी। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। कॉमिको ने लिटरली बोलना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एट स्टार्ट काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि जैसे ही वो थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो जाती है या फिर उसका कोई ट्रॉमा ट्रिगर होता है तो वो साइन लैंग्वेज पर वापस आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने ट्रॉमा से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकी। उसकी जो रीजनरेशन की पावर है वो वुल्वरीन लेवल की है। लाइक लिटरली होमलैंडर ने उसे बीच में से आधा किया था अपनी लेजर आइज से, बट सुबह तक वो दोबारा रीजनरेट हो गई। और ना सिर्फ रीजनरेट हुई, फ्रेंची के साथ उसने सोल्जर बॉय का कम बैक करना और फिर वापस आना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये एक पोटेंशियल ज़ॉम्बीफाइड वर्जन हो सकता है, जो कि कॉमिक बुक का कॉन्सेप्ट है। अगर ये लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी डेथ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ वापस आती है वो सोल्जर बॉय बिल्कुल भी नहीं होती। और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि होमलैंडर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और साथ ही साथ अब उसके पास अपना एक फादर फिगर है जो कि ज़ॉम्बीफाइड वर्जन है। इससे ज़्यादा और हमें क्या ही चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग मिस कर रहे हैं वो इस पूरे शो की AI थीम है। हर जगह पर AI का मेंशन किया जा रहा है। फेक वीडियोस, फेक नैरेटिव्स, राइटर्स रिप्लेस हो रहे हैं। ये सब चीज़ें रैंडम जोक्स नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट कमेंट्री है हमारी करंट इंडस्ट्री पे और फ्यूचर किस चीज़ पर टिका हुआ है। ये शो हमें डायरेक्टली बताता है कि फ्यूचर किस तरीके से AI के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो यार एट दी एंड मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने ये शो नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा भाई। ये शो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक लगता है कि सिर्फ ये एक शो है जो कि मार्वल और DC की कॉमेडी है जो कि उसको रेप्लिकेट करता है और काफ़ी ज़्यादा फनी वे में, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉजरेटेड वे में उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने इस शो का सिर्फ एक हिंट देखना है तो YouTube पर हीरोगैज़म वाली एपिसोड सर्च कर लेना। ट्रस्ट मी, हीरोगैज़म वाली एपिसोड मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट एपिसोड थी। मतलब जिस तरीके से ये शो अनहिंज जाता है, होमलैंडर का कैरेक्टर जो है वो ट्रम्प के साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है। ट्रम्प जिस तरीके से लोगों को मरवाता है, जिस तरीके से उनको उठवाता है मीम्स अपलोड करने पे, होमलैंडर भी सेम उसी तरीके से चीज़ें कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये शो आगे और भी ज़्यादा अनहिंज होने वाला है और मैं हर वीक इसकी जो एपिसोड्स हैं उनको कवर करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। तो अगले 1-1.5 महीने के लिए इसकी जितनी भी एपिसोड्स आने वाली हैं मैं उन सबको ज़रूर से कवर करूँगा। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।